जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां चल रहे हैं हम कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की दूसरी किताब के पहले अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने। ये चैप्टर इस पूरी किताब के लिए आधार है, भारत के निर्माण का आधार है। भारत को समझना है तो इस चैप्टर को समझना पड़ेगा। नेहरू की भूमिका को समझना है तो इस चैप्टर को समझना पड़ेगा। अगर आप इस चैप्टर को समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1947 से लेकर 1964 तक भारत की स्थितियां कैसी थी। क्या लिखा मैंने? 1947 से लेकर 1964 तक की भारत की स्थितियां कैसी थी। इस चीज को आप समझ जाओगे। इस चीज को समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा और आपको विश्व राजनीति को भी समझना पड़ेगा। अगर आप बिना विश्व राजनीति को समझे भारत की राजनीति समझने चल पड़े ना तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। आप सबको पता है कि 1945 से लेकर 1991 तक क्या चला है? कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में भारत ने अपनी राजनीतिक शुरुआत करी है। अपनी राजनीतिक शुरुआत तब करी है। विश्व दो खेमों में बटा हुआ है। दो खेमों में बटे हुए विश्व में भारत को अपने नए राजनीतिक रास्ते का चयन करना है और यह बहुत आसान बात नहीं है। जितना आसानी से आज नेहरू पे आरोप लगाया जाता है ना, उतना आसानी से काम नहीं किया गया है। यह बात आप समझिए कि नेहरू ने जिस स्थिति में इस देश को पकड़ा या जिस देश पर उन्होंने शासन किया, वो देश अस्थिरता वाला था, बटा हुआ देश था, विभाजित देश था, समस्याओं से भरा हुआ देश था, जिस देश में सिर्फ 13% लोग शिक्षित थे। फिर से कह दे रहा हूं, 13% लोग शिक्षित थे। सिर्फ 90% लोग कृषि पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। 90% लोग गरीब थे। जिस देश में, उस देश की बागडोर संभालते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस देश की बागडोर संभालते हैं। आप सबको यह बताया जाता है कि अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते तो भारत की कुछ दशा और होती। मैं मानता हूं कि अगर वो होते तो कुछ और होती, लेकिन वो उतने दिन जीवित ही नहीं रहे। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का चयन किया इस देश का, उसका नाम था महात्मा गांधी। मैं मानता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिले थे कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए जाने के, और पंडित नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। मैं इस बात को भी मानता हूं। लेकिन सरदार पटेल साहब ने गांधी जी के एक कहने पर अपना पद छोड़ दिया। तो ऐसा तो नहीं था ना कि सरदार पटेल साहब को यह भी यकीन नहीं था कि पंडित नेहरू में कोई काबिलियत नहीं। काबिलियत थी तभी तो उन्होंने छोड़ दिया ना। कहने पर थी ना काबिलियत। नहीं, वो विरोध क्यों नहीं करते? विरोध करते क्यों नहीं करा फिर? क्योंकि वो मानते थे इस बात को, हां पंडित नेहरू में काबिलियत है, काबिलियत की कमी नहीं है, इस बात को वो भी मानते थे। और आज जिस प्रकार से पोर्ट्रे किया जाता है नेहरू को और सरदार पटेल के रिश्तों को, जैसे लगता है कि वो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। वो जानी दुश्मन नहीं, वो दोनों उस समय के दो बैल थे जिन्होंने इस पूरे बंजर भारत को जोतकर हरा भरा बनाया था। दो बैल जिन्होंने इस देश को हरा भरा, बंजर भारत धरती को हरा भरा बनाया और जिस पर आज सुनहरा भारत बन रहा है, उसको बनाया है उन दोनों ने। इस देश की जनता उन सब चीजों को देखो। राजनीति ना परिस्थितियों के हिसाब से होती है। आज की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है और आज से 70 साल पहले की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है। उस समय हमारे पास 2 वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं था। 2 वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं था। समझ में आई बात? तब देश का निर्माण किया जा रहा है तब। और आप सब जानते हैं कि देश बना, उसके तुरंत बाद युद्ध हुआ है 48 में कश्मीर को लेकर। और युद्ध मुफ्त में नहीं होता। युद्ध बहुत बड़ा पैसा लेता है। तो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां।
राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां हैं और पहला प्रश्न ही यही है कि राष्ट्र निर्माण की किन प्रकार की चुनौतियों का भारत ने सामना किया है। तो पहली चुनौती राष्ट्र निर्माण की है, दूसरी चुनौती है लोकतंत्र के स्थापना की, तीसरी चुनौती है आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास की, जब तक एक देश आर्थिक विकास नहीं करेगा तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहली 3 चुनौतियां यही हैं और पहले चैप्टर में हम राष्ट्र निर्माण को पढ़ेंगे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती से हमने किस प्रकार से सामना किया। हम सब जानते हैं कि भारत बनते मानी, भारत आजाद होते मानी 2 टुकड़ों में बंट जाता है, भारत और पाकिस्तान नाम के 2 टुकड़ों में। और इन 2 टुकड़ों में बंटने के कारण भारत को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, राजनीतिक नुकसान, सभी प्रकार के नुकसानों को भुगतता है भारत। सबसे बड़ा भौगोलिक नुकसान होता है भारत को, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि हमें पाकिस्तान को देनी पड़ जाती है। आधा पंजाब हमें पाकिस्तान को देना पड़ जाता है, आधे से ज्यादा कहिए। और हमारे देश का बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्रफल उनके पास चला जाता है विभाजन के कारण। तो इन सारी समस्याओं से जूझता हुआ था भारत। जब पंडित नेहरू ने इस देश की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया है, तब बैठना स्वीकार किया है। समझ में आई बात? आज की परिस्थितियों के साथ उनको कंपेयर मत करा करो, और जो कंपेयर करते हैं ना वो सबसे बड़े महामूर्ख हैं, क्योंकि उनको राजनीतिक समझ है ही नहीं। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वर्तमान समय के प्रधानमंत्री में जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान का फर्क है। उन्होंने देश बनाया है, उन्होंने देश बनाया है, और आज वर्तमान समय के प्रधानमंत्री सिर्फ चला रहे हैं। अब बनाने में और चलाने में बहुत फर्क होता है। और इस देश का युवा तभी इस बात को जान पाएगा जब वो भारत की राजनीति को पढ़ेगा, और जब नहीं पढ़ेगा तो वो मूर्ख बनता रहेगा। जिस देश के युवा को जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर नहीं पता, वो कभी विकास को माप नहीं सकता। विकास का सिर्फ आर्थिक मापदंड नहीं होता, विकास का सामाजिक मापदंड होता है, राजनीतिक मापदंड होता है। सब ये मापदंड होते हैं जिन पे विकास मापा जाता है, और इस देश में आर्थिक मापदंड पर ही पूरे विकास को माप दिया जाता है। इस देश में ये एक ऐसा देश है जिसमें अपने ही धर्म में लोगों के साथ छुआछूत करी जाती है, अपने ही धर्म के लोगों में छुआछूत करी जाती है। और किस धर्म में है बताओ मुझे? यहां के मुसलमान भी हिंदू ही थे, इसलिए उनमें भी जाति प्रथा गई है। यहां का क्रिश्चियन भी वही है, यहां का सिख भी वही है, सारे के सारे कन्वर्टेड है। तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूं आपको, यहां के मुसलमान में अगर जातिवाद है तो वो इसलिए है क्योंकि वो कन्वर्टेड है। समझ में आई बात? तो इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि विकास का सिर्फ आर्थिक पैमाना नहीं होता, विकास का राजनीतिक पैमाना भी होता है, सामाजिक पैमाना भी होता है, और इन पैमानों पर विकास गढ़ा जाता है। और हमारे देश में विकास का पैमाना देख लो, शहरों में विकास हो रहा है, गांव डब्बे में जा रहे हैं। मैं आपको गांव के स्कूलों की स्थिति दिखा दूंगा तो आप लोग शर्मिंदा हो जाएंगे कि आज मैं किस भारत में रह रहा हूं। यहां जहां दूसरे देशों की यूनिवर्सिटियां लाने की बात करी जा रही है, वहीं इस देश के गांवों में प्राथमिक शिक्षा भी अवेलेबल नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो विभाजन ने इस देश को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, सारे मापदंडों पे, चाहे वो आर्थिक मापदंड हो, चाहे वो राजनीतिक मापदंड हो, चाहे वो भौगोलिक मापदंड हो, चाहे वो सामाजिक मापदंड हो। इन चारों मापदंडों पे, 5 मापदंडों पे विभाजन ने चोट करी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर विभाजन का क्या परिणाम पड़ा, तो भारत के विभाजन पर ये चार पैमानों पे आपको अपना उत्तर लिखना है। आर्थिक पैमाना, राजनीतिक पैमाना, सामाजिक पैमाना और भौगोलिक पैमाना। क्योंकि धरती भी बटी है, संसाधन भी बटे हैं, सब कुछ बटा है। समझ में आई बात? जब घर टूटता है तो कैसा होता है? सब कुछ बिखर जाता है, रिश्ते भी टूट जाते हैं। जहां पहले 2 पड़ोसी भाई थे, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, एक दूसरे के विकास से
जलने लगे। पाकिस्तान हमसे जलता था तभी तो साले ने अमेरिका से हाथ मिला लिया ना, अमेरिका से हाथ मिला लिया और हमारे विकास पर हमेशा कुठाराघात करता रहा, हमेशा कुठाराघात। आज उसी का परिणाम है कि खुद भिखारी बन गया है और आज वही अमेरिका उसे पूछता तक नहीं है। ये बातें याद रखना है आपको कि भारत की विकास की बाधाओं में एक सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान था। भारत ने जब भी विकास की तरफ कदम बढ़ाया, पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ किया है। आप चाहे 68 देख लो, आप चाहे 48 देख लो, 48 हो गया, 65 हो गया, 48, 65, फिर 71, फिर 1999, ये तो मेजर युद्ध है। और आतंकी गतिविधियां कितनी की हैं वो तो अनगिनत है, उनका तो मैं आकलन ही नहीं कर सकता। ये मेजर युद्ध, ये तीनों के तीनों युद्ध किसने लड़े हैं? पाकिस्तान से हमने लड़े। और आपको मैं बता ही देता हूं 1962 का युद्ध भारत क्यों हारा? क्योंकि दुनिया उस समय कहां बिजी थी? क्यूबा मिसाइल संकट में। दोनों महाशक्तियां कहां बिजी थी और इस देश के आधे से ज्यादा युवाओं को यही नहीं पता कि कोल्ड वॉर क्या है, और बात करते हैं कि 62 का युद्ध नेहरू के कारण हार गए। अरे भाई, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। आपका देश उस समय किस आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था वो आपको नहीं पता, और आपको अगर पता होता तो आप ऐसा प्रश्न ही नहीं करते। और युद्ध मुफ्त में नहीं होता, मैं पहले बता दे रहा हूं। युद्ध में लगाया गया पैसा कोई रिटर्न नहीं देता, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। बंदूक में लगाया गया पैसा आपके पैसे को बढ़ाएगा कभी नहीं, उल्टा खतरा जरूर पैदा कर देगा। सबको पता है न्यूक्लियर हथियार बनाने पे जितना खर्चा नहीं हुआ है ना, उससे ज्यादा उसकी सुरक्षा पे खर्चा होता है। और इस देश के महामूर्खों को यह पता ही नहीं होता, क्योंकि पढ़ते तो है ही नहीं। पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा ना ये बातें कि हथियार बनाना मुश्किल नहीं है, हथियारों को गलत हाथों से बचाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम है हथियारों को गलत हाथों से बचाना, और यह बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपने समझ लिया विभाजन का भारत की राजनीति पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। फिर आता है रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय, अंग्रेज जाते जाते इस भारत को तोड़ने की पूरी प्लानिंग करके गए थे। वो चाहते थे कि ये देश फिर कभी खड़ा ना हो सके, ये देश कभी फिर से खड़ा ना हो सके। अगर ये एकजुट हो गया तो ये हमारे द्वारा कमाई गई चोरी से जो हमने संपत्ति इनकी कमाई है, ये सही तरीके से वो सारी की सारी संपत्ति पुनः हमसे अर्जित कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने जाते जाते इस देश को तोड़ने का पूरा प्लान कर लिया। 565 देसी रियासतों में, 565, ये याद रखना, भारत में उस समय कितनी देसी रियासतें थी? 565। तो और इस काम को असफल करने में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं भारत के वीर सपूत, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, कि उन्होंने इस भारत को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अंग्रेजों की इस मानसिकता को सफल होने नहीं दिया, और उन्होंने इस पूरे भारत को अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीतिक चपलता से इस पूरे भारत को उन्होंने एकजुट एक माला में गूंथ दिया। हर रंग बिरंगे फूल को एक माला में गूंथ कर मां भारती के चरणों में चढ़ा दिया। 3 रियासतों ने नानुपुर की, और बाद में वो भी भारत में, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। आप सब जानते हैं जूनागढ़ में कैसे विलय हुआ, हैदराबाद का कैसे विलय हुआ, और जम्मू कश्मीर का कैसे विलय हुआ। अगर हरि सिंह साहब भारत की आजादी से पूर्व ही वो विलय पत्र हस्ताक्षर कर देते तो कश्मीर पर कभी पाकिस्तानी कबीले हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन उनकी बौद्धिक चपलता ने उनको सबसे बड़ा कुठाराघात दिया। समझ में आई बात? अब आते हैं किस पर? अब इसके बाद प्रश्न बनता है किस पर? इसके बाद बनता है आपके राज्यों के पुनर्गठन पर। राज्य पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया?
ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए क्या सिफारिशें पेश की। भारत का पहला 1 नंबर का प्रश्न बनता है, भारत का पहला भाषा आधारित राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है भाई? ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पक्का? क्या ये दो? भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य यूपी। नहीं नीचे यार नाम भूल गए, ये तेलंगाना। ये रहा ये इधर की साइड है, नाम महाराष्ट्र। कनाडा। ये देखिए इधर की साइड है, नीचे ही है इधर की साइड। अरे तुम अपने आंसर पे टिके रहो ना यार। आंध्र प्रदेश। तो फिर यही तो चाहिए ना, तुम श्योर ही नहीं हो अपने आंसर पे। ऑप्शन में आएगा तो तुम्हें आंध्र प्रदेश ही करूँ। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषा आधारित बनने वाला राज्य है। फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है, जो कि ये सिफारिशें पेश करती है भारत के प्रधानमंत्री को कि भारत के राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि भाषा ही वो सबसे कॉमन फैक्टर है जिसके आधार पर अगर राज्यों का निर्माण होगा तो कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, कभी भी सांप्रदायिक दंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई, भाषा तो एक ही है ना। अगर वो पंजाब में रह रहा है, पंजाब का सिख भी पंजाबी बोलता है, पंजाब का हिंदू भी पंजाबी बोलता है, पंजाब का मुस्लिम भी पंजाबी बोलता है, और पंजाब का क्रिश्चियन भी पंजाबी बोलता है, वो पंजाबी बोलेगा, वो हिंदी नहीं बोलेगा। समझ में आई बात? और आप चले जाओ, चाहे आप यहां तमिलनाडु में, तो यहां तमिल ही बोली जाएगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, वो वही भाषा बोलेगा। हम बांग्लादेश में भी है, बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है, वहां पर उर्दू बोली ना। और यही तो कारण था ना बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होने का। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो किन कारणों से हुआ? यही तो प्राथमिक कारण था जिसके कारण अलग हुआ, क्योंकि पाकिस्तान उन पर जबरदस्ती अपनी भाषा उर्दू थोप रहा था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब आप हमारी जबान की कदर नहीं करोगे, जब आप हमारी स्पीच की कदर नहीं करोगे, आप हमारी भाषा की कदर नहीं करोगे, तो आप हमें स्वतंत्रता भी नहीं दोगे। इसीलिए कहा छोड़ो पाकिस्तान, हम अपना खुद का अलग देश बनाएंगे, और उन्होंने 1971 में करके दिखा दिया, भारत की मदद से। भारत की मदद से। तो इस चीज को समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को अगर आप इन 4-5 क्वेश्चनों को अच्छे से करके चले जाएंगे इस चैप्टर से, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप नहीं करके जाते तो भगवान आपको बचा नहीं सकता, भगवान भी आपको बचा नहीं सकता। आप चाहते हो कि बिना पढ़े आपका कल्याण हो जाए, तो ये तो हमारे गीता में भी नहीं लिखा। हमारी गीता का उपदेश ही क्या है? कर्म ही जीवन है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, और कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लात जरूर मिलेगी, लात जरूर मिलेगी। और कितने हिंदू कर्म पे विश्वास करते हैं ये मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं, और ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको कर्म में बिलीव नहीं है। उनको देखो, हमारे देश की एक खासियत है, हमारे देश के लोग अपने अनुरूप धर्म को मानते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार अपने धर्म को बना लेते हैं। सारे धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सनातन हो, चाहे आपका इस्लाम हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई, कोई भी अपने गुरु की सच्ची बातों का भरोसा नहीं करता। कि करते हैं? बताओ, राम जैसा त्याग किसी में है आज के टाइम पे? हाँ, राम जैसा पारिवारिक प्रेम किसी के अंदर है? कौन से ऐसे भाई हैं जो अपने भाई के लिए अपनी सत्ता छोड़ देंगे? छोड़ने के लिए तैयार है कोई? हाँ, बताओ मुझे, है किसी भाई में इतना? तो बताओ कहां आप राम को मान रहे? बस मंदिर में ही जाके घंटी बजा के राम के चरण, और बाहर बंदे से आते माने पर तेरी हो जाता है। हम मंदिर तक ही सीमित हैं। मंदिर के बाहर भारत में इतने सारे मंदिर हैं, फिर भी आज तक भारत में करप्शन कभी नहीं खत्म हुआ, आज तक भारत में कभी चोरी खत्म नहीं हुई, आज तक भारत में कभी बलात्कार खत्म नहीं हुआ, आज तक भारत में जातिवाद खत्म नहीं हुआ। तो मंदिर बना के करा क्या तुमने? फिर किस ईश्वर को याद किया तुमने? अगर तुमने नैतिकता ही नहीं सीखी अपने ईश्वर से, तो तुमने सीखा क्या फिर ईश्वर से?
सीखा क्या? और बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि भाई तू अपने अपने धर्म पे, भाई पहले मैं अपना घर साफ करूंगा कि दूसरे का घर साफ करने जाऊंगा? आप मुझे बताओ, अगर आपको सफाई करने का काम मिलेगा तो पहले आप अपने घर से स्टार्ट करोगे सफाई कि दूसरे के घर को पहले जाके साफ करके आओगे? पहले अपने घर को। बताओ मैं, अपने घर को साफ करेंगे ना। हमें पाकिस्तान से मतलब है कि हमें अपने भारत से मतलब है? भारत से। तो भारत की बात करते करते भाजपा पाकिस्तान में क्यों चली जाती है? फिर क्यों जाती है? अरे पाकिस्तान भिखारी है, भिखारी रहे, हमें उससे क्या मतलब है? हम अपने देश में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का अनाज मुफ्त में देकर उनको पाल रहे हैं, ये हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता? आपने अपने सभी 6 सांसदों का टिकट क्यों काटा दिल्ली से? क्योंकि वो काम नहीं करते थे। इसका मतलब आप, मोदी जी गारंटी तो ले रहे हैं, आपको वोट तो मिल रहा है, लेकिन आपके सांसद काम नहीं कर रहे, तो हम उनको वोट क्यों दें? और कौन गारंटी देगा कि जिन 6 लोगों को आपने फिर से नए लोगों को टिकट दिया है वो काम करेंगे? जब आप उनकी गारंटी नहीं ले पाए जिनको 2 बार इस देश की जनता ने जिताया, दिल्ली के जनता ने जिताया, तो इस बार के नए लोगों की गारंटी क्या है भाई? बताएं मोदी जी, कितनी बार हम आपके नाम पे वोट देते रहे? समझ में एक बात, सोचने वाली बातें हैं ये। लेकिन हमारे देश में जाति आधारित वोट डाले जाते हैं। अपर कास्ट जितनी भी है सारी मोदी जी के साथ। जो आपकी ओबीसी है, जो एससी है, जो एसटी है, ओबीसी मिक्स्ड है। भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 90% अपर कास्ट समाज भाजपा के साथ है, अंधे तरीके से। चाहे भाजपा कुछ करे या ना करे, उनके साथ है। अंधे तौर पर 90% अपर कास्ट समाज। बस क्या है कि भाजपा रहेगी तो एक झूठा हिंदुत्व चलेगा। मैं झूठा हिंदुत्व क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राम के आदर्शों को तो मानना नहीं है। मानते हैं? राम के आदर्शों को मानता होता ये समाज तो आज यहां इस समाज में ना करप्शन होता, ना चोरी होती, ना बलात्कार होता, और ना ही भ्रष्टाचार होता। राम के आदर्श राज्य की तो रूपरेखा यही है ना कि वो सबको न्याय देते हैं, सबके साथ समानता का बर्ताव करते हैं, वो किसी के साथ भी असमानता का बर्ताव नहीं करते। लेकिन आज क्या है? आज यहां देखो क्या चलता है। वहां तो प्रभु श्री राम के बच्चे महर्षि वाल्मीकि के गोद में खेल रहे हैं, और आज यहां तो जाति पात इतना बड़े स्तर पर है कि कोई कहने की बात नहीं है। कोई ब्राह्मण अपने घर पे किसी वाल्मीकि को खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं होता, उसको अपनी थाली में खाना देने के लिए तैयार नहीं। और आज भी ये हकीकत है। चुनावी समय में तो चीजें बदल जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये चीजें बदलती नहीं है। आज भी भारत 60% गांव में रहता है, और गांव में जाओ जातिवाद आपको दिख जाएगा। और इन समस्याओं से जूझ रहा था भारत जब पंडित नेहरू ने इस देश की गद्दी को संभाला था। देश को समझने के लिए ना सिर्फ एक नैरेटिव मत लिया करो, देश को समझने के लिए हर नैरेटिव को समझा करो। और जिस दिन सच्चे तरीके से आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे कि नेता का चयन किस आधार पर करना चाहिए। नेता का चयन आप जब तक जाति के आधार पर रहेंगे, जाति के आधार पर, तब तक इस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों का विकास होगा, आपका विकास कभी नहीं होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।